शायद लाइट आ गया। 13 मिनट चालू है। आ गया ना। नमस्ते, मैं डॉक्टर कुणाल कामठे, क्षार कर्म क्षार सूत्र स्पेशलिस्ट फ्रॉम पुणे। आज ये हमारा लास्ट सेशन रहेगा इन द सीरीज ऑफ 7 डेज लेक्चर सीरीज। मैं वापस से निरोग स्ट्रीट के आभार मानता हूँ और आप सबके आभार मानता हूँ जो देख रहे, जो सुन रहे हैं। अबाउट दी ऑल डिसीजेस ऑफ द एनोरेक्टल हमने 7-6 दिन सुना है। थोड़ा बहुत हमने क्षार कर्म और क्षार सूत्र के बारे में भी सुना है। आज हम क्षार कर्म और क्षार सूत्र, स्पेशली क्षार कर्म और क्षार सूत्र, ये दोनों टेक्निक के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। बिकॉज क्षार कैसे बनाते हैं, देन क्षार सूत्र कैसे बनाते हैं, ये तो हमको बुक में से पढ़ना आराम से होता है, मिलता है। लेकिन क्षार कर्म और क्षार सूत्र के बारे में जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जो डाउट रहते हैं, वो डाउट्स निकालना बहुत ही मुश्किल होता है और वो बहुत ही असमाधान कारक होता है। आज हमारा प्रयास यही रहेगा कि क्षार कर्म और क्षार सूत्र के बारे में जो वैद्यगणों के दिमाग में जो कोई भी क्वेश्चन आंसर है, उनका रिजॉल्व करने का हम प्रयास करें। आज मेरे साथ है डॉक्टर सागर यादव, जो एमएस के लास्ट ईयर में है। उनके मन में भी कुछ डाउट्स है, वो कुछ क्षार कर्म और क्षार सूत्र के बारे में हमसे क्वेश्चंस करेंगे जो स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं। तो हम अभी डॉक्टर सागर यादव को हैंड ओवर करते हैं, जो क्वेश्चनिंग करेंगे एंड आई विल आंसर फॉर द सेम। गुड आफ्टरनून सर। पहले मैं निरोग स्ट्रीट को थैंक्स बोलूँगा और जिन्होंने 7 डे का सीरीज रखा। और सर मैंने आपका 6 डे का सीरीज सभी लेक्चर सुना, बहुत अच्छा लगा। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि सर आज क्वेश्चन आंसर रखते हैं क्षार कर्म के बारे में, जो क्षार चैप्टर है। तो थैंक यू सर, आपने मुझे चांस दिया। तो सर एक क्वेश्चन ये था, पहला क्वेश्चन, कि बहुत सारे लोग जो क्षार कैसे बनाते, जो यूजी पास आउट हो चुके हैं, जिन्होंने यूजी में पढ़ा हुआ है, पर उनको सिर्फ थियरी पता, प्रैक्टिकल पता नहीं है। तो क्षार कैसे बनाते हैं और कौन सा क्षार गुड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्षार संहिता में दिया हुआ है। अर्क क्षार है, कदली क्षार है, अपमार्क क्षार है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है कि क्षार कैसे बनाया जाता है और क्षार कौन सा यूज़ किए जाए। क्षार ऐसे बनाना या सीखना हो तो पहले तो हमको संहिता का अभ्यास करना, अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आपको क्षार कर्म के बारे में अच्छी तरह से सीखना है तो आप सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, इन दोनों में से क्षार चैप्टर पढ़ें। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जो कुछ चीज़ें आचार्य सुश्रुत जी ने कही है, वो कुछ अलग तरीके से आदरणीय अष्टांग हृदय में भी बताई गई है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी अष्टांग हृदय में बताई गई हैं। पहले तो उनका अध्याय करें। दूसरा सवाल है कि क्षार का प्रिपरेशन, कौन से क्षार बनाया जाए एंड हाउ टू प्रिपेयर द क्षार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, संहिता में तो बहुत सारे क्षार का वर्णन किया है कि अपामार्ग, वत्सा, आरगवद, इवन बिभी तक ही, ऐसे बहुत सारे क्षार, कदली, निम्ब, बहुत सारे टाइप्स के क्षार हम बना सकते हैं। लेकिन इस क्षार में कौन सा क्षार श्रेष्ठ है? क्षार की श्रेष्ठता ऐसी नापी नहीं जाती है। क्षार इट वर्क्स ऑन दी वात पित्त कफ दोष ऑल्सो। तो यहाँ पे सुश्रुत ने कहाँ पे दिया नहीं है, या अष्टांग हृदय जी ने कहाँ पे नहीं दिया है कि आप वातजार्श हो तो ये इस्तेमाल करो, पित्तजार्श हो तो ये इस्तेमाल करो। तो आज मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, आज अगर किसी ने आदरणीय पंत प्रधान जी की अगर मन की बात आज सुनी है, तो हमको हमारे रास्ते खुले हुए नज़र आते हैं। हम आयुर्वेद में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं कि हमको जो भाषा ज्ञात है, जो भाषा हमको पता है, उसी भाषा में हम आयुर्वेद को पढ़ते हैं और समझ के प्रैक्टिकली यूटिलाइज करते हैं। भले कि हमको ये करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने 2 लेक्चर में भी बोला था कि जो भाषा पूरे देश को, वर्ल्ड को पता है और उनको पता है कि एक साइंटिफिक भाषा
जो उनके लैंग्वेज में प्रेजेंट है, दैट इज नथिंग बट द इंग्लिश, एंड दे वांट ए रिसर्च, डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च। तो उनको उन्हीं के भाषा में अगर बताया जाए तो दे कैन लर्न और दे कैन सी इट्स विजिबली एंड दे विल बिलीव ऑन इट। तो ऐसे ही हमको प्रयास करना है। भले कि आयुर्वेद में हमारे टेक्स्ट में बहुत सारे क्षारों का वर्णन किया है, लेकिन इट्स आवर ड्यूटी, हमको उसमें अलग अलग टेक्निक्स यूज करके, अलग अलग थेरीज यूज करके, प्रैक्टिकल्स यूज करके, रिसर्च करके, then we have to find out what kind of chemical compositions are there, how it is working, and कौन से टाइप में, कौन से दोष में हम कौन सा क्षार इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली जो क्षार, जो द्रव्य पूरे देश में अवेलेबल हो अबेंडेंट क्वांटिटी में, जैसे कदली, निम्ब या अपामार्ग, ये जो क्षार होते हैं देश में, उनका हैबिटेट जो है कंप्लीट ऑल ओवर इंडिया है, इसलिए वो क्षार कभी भी बनाना आसान रहता है, एंड दैट्स गुड फॉर ऑल। जनरल तरीके से अपामार्ग क्षार सब जगह पे बनाया जाता है। देन सेकंड क्षार इज निम्ब क्षार, देन थर्ड इज कदली क्षार, नथिंग, कदली मीन्स बनाना, एंड फोर्थ वन इज पलाश क्षार। तो ये 4 प्रकार के क्षार जो है ज़्यादातर लोग बनाते हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत ही अच्छा वर्णन दिया है। हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट समराइज करके बोलते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर क्षार। कोई भी वनस्पति अगर हमको लेना हो तो एक स्पेसिफिक सीजन में लेना है, वो सीजन में उसको कलेक्ट करके रखना है। जैसे अपामार्ग के लिए बोला है शिशिर ऋतु, उस टाइम पे उसको पंचांग उसका कलेक्ट करके रखना है। वो अच्छी तरह से ड्राई होने के बाद में, नेचुरली ड्राई होने के बाद में हमको उसके टुकड़े करने हैं। टुकड़े अच्छे कलेक्ट करके, मेजर करके, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में, जनरली वी टुक मोर देन 5 to 10 kgs, उसको जलाना है विथ लाइमस्टोन। उसको जलाने के बाद में जब उसका ऐश हो जाता है, तो ऐश हमको अगर कम क्वांटिटी में बनाना है तो वी कैन टेक ऐश अबाउट 500 ग्राम। 500 ग्राम ऐश को हमको 6 पार्ट ऑफ वाटर उसमें ऐड करना है। देन वी हैव टू कीप फॉर ओवरनाइट। उसके बाद में दूसरे दिन उसको 21 टाइम्स फिल्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वैद्य जी ने मुझे लास्ट टाइम पूछा था इसी चैनल पे कि 21 बार ही क्यों फिल्टर करना है। बहुत ही अच्छा आंसर उसमें भी दे सकता हूँ। 21 टाइम से क्यों? क्षार इज prepared that ash is more alkaline in nature। अगर आप जो ओवरनाइट हम रखते हैं, अगर आप उसको हाथ लगा के भी देखते हैं तो यू कैन फील अ सोपी, मतलब बहुत ही वो सॉफ्ट फील होता है। दैट इज अल्कलाइनिटी ऑफ दैट वन। सो व्हेन वी डू द फिल्ट्रेशन, उसमें जो एडल्ट्रेशन रहते हैं जी, या फिर जो कुछ भी ऐश, नॉट ऐश लेकिन चारकोल कंटेंट रहता है, जो डर्बिट्स रहते हैं, वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाते हैं 21 टाइम्स फिल्टर करने के बाद में। प्रैक्टिकली हमने अगर ये करके भी देखा है कि वी डू 21 टाइम्स ऑफ कॉटन फोल्ड एंड वी डू वंस, एक ही बार फिल्टर किया है। देन उसमें हमने ये देखा है, एंड देन वी प्रिपेयर क्षार, लेकिन हमको जो pH 13.2 से ऊपर चाहिए वो नहीं मिला है। दैट इज द ड्रॉबैक। सेकंड मोस्ट थिंग, अगर हमने उसको बढ़ा भी दिया, 22 बार 23 बार किया, 22-23 बार में वो अपने को क्षार तो मिलता है, हमको अच्छी तरह से क्षार मिलता है, बट द क्वांटिटी विच इज मेंशन इन शास्त्र, दैट वी विल नॉट गेट इट। सो हमको शास्त्र में जो दिया है वो फॉलो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक टिपिकल कैरेक्टर दिया है कि 21 फिल्टर करने के बाद में वी नीड अ क्लियर सॉल्यूशन लाइक गोमूत्र। अगर हम 21 से ज़्यादा फिल्टर करते हैं तो वी विल नॉट गेट द क्लियर सॉल्यूशन लाइक गोमूत्र। अगर उससे हम कम करते हैं तो वी विल नॉट गेट द क्लियर सॉल्यूशन लाइक गोमूत्र। और जो अपना क्षार जो होता है वो इट बिकम्स वाइट, एक्चुअली इट शुड बिकम ग्रे इन कलर फॉर द मोर इफेक्टनेस। सो हमको 21 बार ही उसे फिल्टर करना है। वो फिल्टर करने के बाद में हमको उसको बॉईल करना है, नियर अबाउट मंद आगनी पे उसको बॉईल करना है। अराउंड 1/3 जब वो शेष रहता है, वो थोड़ा सा क्वांटिटी उसका निकाल के रखना है। देन वी हैव टू टेक 50 ग्राम्स ऑफ
लाइमस्टोन और शंख भी ले सकते हैं, उसको अच्छी तरह से गर्म करना है, दैट इज़ अ मोर डिफिकल्ट टास्क। अच्छी तरह से गर्म करना है, लाल होने देना है, देन वी हैव टू डिप इन दैट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्षार, पानीय क्षार, उसमें हमको डुबो के उसको अच्छी तरह से पेस्ट करके लेना है। वो होने के बाद में अगेन उसको बॉईल करने के लिए रखना है, देन ऐड 5 ग्राम्स ऑफ प्रक्षेपक द्रव्य, उसमें हम चित्रक, वचा, वेखंड, लांगली आदि द्रव्य इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली वचा और चित्रक ज़्यादातर यूज करते हैं बिकॉज इट गेट ईजिली। 5 ग्राम ऑफ चित्रक उसमें यूज करते हैं और उसको इट बिकम्स द तीक्ष्ण क्षार, और उसको हम फिर 1 हफ्ते के बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हुआ क्षार का प्रिपरेशन। और क्षार जब भी यूटिलाइज करना होता है तब उसकी टेस्टिंग किए जाए। सम पीपल डू द केमिकल टेस्टिंग ऑल्सो। अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो एटलीस्ट हमको उसका पीएच वैल्यू चेक करना इम्पॉर्टेंट रहता है। पीएच इज़ नियर अबाउट 13.2 प्लस 14.5 तक भी मिलता है। लेकिन इट्स आयुर्वेदिक तरीके से काम करता है। आई थिंक सो क्षार वर्क्स ऑन इट्स प्रभाव। क्षार जो काम करता है वो प्रभाव से काम करता है। इवन इवर दिस वन क्षार इज हैविंग लेस पीएच और मोर पीएच, you can test it by Erendnal also. It becomes the dark green after putting into the kshara, so that can be test very well. It gives the good results. ऐसा क्षार हमको बनाना ज़रूरी है। क्षार के लिए हमको अष्टांग हृदय और अपना सुश्रुत संहिता, ये दोनों चीज़ें पढ़नी बहुत ही है। तो मैं डॉक्टर सागर से पूछता हूँ कि क्षार प्रिपरेशन तो आपने समझ लिया है, नेक्स्ट व्हाट इज योर क्वेश्चन? थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि क्षार कैसे बनाते हैं। सर क्वेश्चन यहाँ पे एक है कि कैसे पता करें क्षार अपना, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि पीएच अच्छा है, 13 पॉइंट समथिंग है, 1 है, 2 है, पर जो अपना क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो लोग कंप्लेन करते हैं कि सर क्षार जो है जम्बू सदृश नहीं हो रहा है। किसी का कंप्लेन रहता है कि मास श्रिंक नहीं होता है। तो सिर्फ पीएच मैटर करता है कि उसके अलावा कुछ और केयर लेना चाहिए क्षार बनाते टाइम, जो हमको अप्लीकेशन के टाइम वो रिजल्ट मिले? तो सर प्लीज़। इसका आंसर भी हम ऑलरेडी दे चुके हैं। आई रिपीट इट। क्षार जब भी बनाते हैं तो उसे एक सही मात्रा में लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल स्टेजेस। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब भी हम कुछ खाना बनाने जाते हैं, इफ़ 10 कुक है और 10 कुक खाना बना रहे हैं, 10 कुक को हमने सेम चीज़ बनाने के लिए बोली है और सेम क्वांटिटी में सबको ही मात्रा दी है। स्टार्ट फ्रॉम नमक अप टू ऑयल, सब कुछ हमने सेम मात्रा में दिया है। और हर एक को एक मेथड हमने बोली है कि इस मेथड से आपको प्रिपेयर करना है, राइट? अगर हम देखें कि समझो 9 बजे हमने स्टार्ट किया और 10 बजे उनका प्रिपरेशन ख़त्म होता है, एंड इफ़ वी टेस्ट इट, तो हम सबको ये पता चलता है कि टेस्ट करने के बाद में कोई भी पदार्थ हो, हर एक की टेस्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो ज़रूर रहता है। एरर्स आर प्रेजेंट, ठीक है? तो क्षार भी एक ऐसी ही कला है जो आपको जितनी बार आप उसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बार अच्छी तरह से आप कर सकेंगे। ये मेरा अपील है, मतलब ये मेरा निवेदन है कि जब भी आपको क्षार प्रिपेयर करना है तो शास्त्र में जैसा दिया है, लाइक स्टार्ट फ्रॉम द ड्रग चॉइस, देन ड्रग कलेक्शन, then it's a boiling, it's ingredients, it's a 21 times filtration, keeping for ahoratra, then dipping, adding the proper quantity of kalka into it, and then keep for some days क्षार, and then use it. क्षार में जब भी हम देखते हैं तो इट्स अ मॉडर्न क्राइटेरिया कि उसका पीएच जो है वो 13.2 13.5 चाहिए। लेकिन आई डिफर कि भले ही 13.2 13.5 या वॉट एवर पीएच हो, तब भी बहुत बार हमको ऐसे बैचेस मिले हैं, वी प्रिपेयर मोर देन 100 टाइम्स ऑफ क्षार। कुछ कुछ क्षार का जो पीएच है वो 12.5 भी आया है, बट वी हैव सीन दैट गुड रिजल्ट्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। जब भी हम पाइल मास्क को लगाते हैं और वी अप्लाई इन द फिस्टुला ऑल्सो, वी हैव सीन गुड रिजल्ट्स. So there is a one thing which is mentioned in the Ayurveda, that is nothing but the prabhava.
उसके ऊपर भी हमको काम करना चाहिए. वी कैन डू इट. थैंक यू सर, आपने मतलब क्लियर कर दिया कि पीएच ही ओनली मैटर नहीं करता, उसके लिए प्रॉपर कंटेंट और प्रॉपर मेथड चाहिए क्षार को बनाने के लिए. तो थैंक यू सो मच सर. अपना मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्षार को अप्लीकेशन कैसे करना है. क्षार तो हमने बना लिया, पर हमको क्षार डिसीज पे अप्लीकेशन कैसे करना है. See, here we are talking about the anorectal diseases only. क्षार का एप्लीकेशन जो शास्त्र में दिया है, बहुत सारे जगहों पे दिया है. क्षार, फॉर द क्षार देयर आर टू टाइप्स बेसिकली, प्रतिसारणीय क्षार एंड पानीय क्षार. पानीय क्षार की तो ख्याति ऐसी है कि हम जिसको अर्बुद में भी दे सकते हैं. इट्स मेंशन्ड इन संहिताज, but it's not mentioned how to give the paniya kshara and what are the quantities. It's our task to find out, to do research and start it. But for the application of the kshara in anorectal diseases, especially in arshas, there is a method. पुराने ज़माने में उसको अच्छी तरह से स्नेहपान और स्नेहन और स्वेदन देने के बाद में रुग्ण को अच्छी तरह से खिलाते थे. हल्का, स्पेशली ये मेंशन है कि मूंग की खिचड़ी देते थे, मतलब लघु आहार देते थे. उसके बाद में दो टाइप्स के एनेस्थीसिया अवेलेबल थे, दैट वाज द मध्य एंड भांग. ये दो टाइप के एनेस्थीसिया देने के बाद में परिचारक, अच्छे परिचारक जो ताकतवान हो, उसे पेशेंट को पकड़ते थे. दे वेर होल्डिंग इट. पेशेंट को प्रोन पोजीशन या लिथोटॉमी पोजीशन में पकड़ते थे. और वैद्य जो है वो अर्शोस्कोपी, दे दैट टाइम प्रोक्टोस्कोप और अर्शोस्कोप वाज अवेलेबल. दे वेर इंसर्टिंग द अर्शोस्कोप and they were applying the kshara with the help of the scalp. That time scalp was made up of wooden sticks. वुडन स्टिक से क्षार को उस पाइल मास्क पे लगा देते थे. क्षार मास्क पे कितना लगाते थे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितना अपना नख का लेयर होता है, एट द थिकनेस ऑफ द नख, उतना क्षार जो है वो पाइल मास पे लगाना चाहिए. एंड वी हैव टू वेट फॉर 48 सेकंड्स, अराउंड 1 मिनट. और शतमात्रा काल इज अ मेंशन. वी हैव टू स्टार्ट कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 100 काउंट करने तक हमको वहाँ पे काउंट करना है. वो काउंट होने के बाद में क्षार इज वेरी वेरी, इसकी जलन बहुत होती है, बिकॉज इट इज कॉस्टिक इन नेचर. सो तुरंत ही उसको 1 मिनट के बाद में बटर मिल्क या नींबू सरस से वॉश करना इम्पॉर्टेंट रहता है. एज इट इज अल्कलाइन इन नेचर एंड इट्स pH इज मोर देन 13, सो उसको इमीडिएटली विद इन सम टाइम वी हैव टू न्यूट्रलाइज इट विद द एसिड्स. सो हम यहाँ पे एसिड जो है वो सिट्रिक एसिड, जनरली वी प्रेफर कि नींबू सरस, बटर मिल्क या कोई भी आम्ल द्रव्य, कांजी वगैरह भी इसमें यूज़ कर सकते हैं. सो उसको कम से कम हमको 1 मिनट तक प्रक्षालन करना इम्पॉर्टेंट रहता है. प्रक्षालन के बाद में जो दहन हुआ रहता है, वो तो दहन तो रुक गया, लेकिन दहन के बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लाइक दहन का अगला कॉम्प्लिकेशंस होता है जलन होना, बर्निंग. सो पेशेंट को एनेस्थीसिया उतरने के बाद में अगर जलन होने की भावना रहती है बहुत सारे लोगों में, अगर दहन ज़्यादा हुआ है तो, सो वी हैव टू अप्लाई यष्टिमधु चूर्ण एंड तिलकल्क. nowadays we can use yashtimadhu ghruta also or shatavari ghruta also. In this way we have to do 3 o'clock pile mass, then 7 o'clock and then 11 o'clock. पुराने ज़माने में शास्त्र में ऐसा दिया है कि आपको एक टाइम पे एक पाइल मास करना है, दूसरे वीक में आफ्टर 1 वीक दूसरा पाइल मास करना है, और नेक्स्ट वीक तीसरा पाइल मास करना है. लेकिन आजकल वी आर हैविंग गुड एनेस्थेशिया, क्योंकि एनेस्थेशिया उस टाइम पे थोड़े से वीक थे, ऐसा हम कह सकते हैं, और लोगों की प्रकृति भी बहुत अच्छी थी, पाइल मास भी शायद बहुत बड़े होंगे. देर वेर नॉट पेन किलर और एंटी इन्फ्लामेटरी अवेलेबल लाइक स्ट्रॉन्ग एज नाउअडेज. तो हम इस टाइम पे गुड एनेस्थेशिया लाइक लोकल एनेस्थेशिया या स्पाइनल एनेस्थेशिया देने के बाद में वी कैन अप्लाई क्षार ऑल पाइल मासेस, देन
post management we can do with the good antibiotics, then good Ayurveda medicines which are mentioned as per the Prakriti in the Ayurveda दोषानुसार भी अच्छी तरह से मेडिसिन दिए हुए, like we have to use गंधक रसायन, then अभिपत्ति चूर्ण स्पेशली, त्रिफला गुड़, these are the good choice of medicine. क्षार लगाने के बाद में पेशेंट को जलन बहुत होती है, इसीलिए घृतपान और लोकल एप्लीकेशन ऑफ घृत विथ यष्टि मधु एंड शतावरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो इस तरीके से क्षार का एप्लीकेशन हम इजीली कर सकते हैं. थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि क्षार एप्लीकेशन कैसे करते हैं, इसको मेथड को. पर सर एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे त्रिविध कर्म होता, पूर्व, प्रधान, पश्चात कर्म. तो पूर्व कर्म हमको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए कि क्षार कर्म अप्लाई करते टाइम हमको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, और उसके अगर प्रिकॉशन नहीं लिए तो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? ये हर एक के मन में क्वेश्चन रहता है कि प्री ओटी, ड्यूरिंग ओटी एंड पोस्ट केयर क्या क्या करना ज़रूरी है और क्या क्या करना चाहिए. आजकल गूगल मैप हर कोई यूज़ करता है, तो गूगल मैप में हम कहाँ पे भी जाना है तो वी सर्च कि वह नियरेस्ट रास्ता कौन सा है. नियरेस्ट रास्ता कैसा भी हो, वो गलियों में से भी गुजरता हो या छोटा भी हो या खड्डे भी हो, तब भी हम उस रास्ते से जाना पसंद करते हैं. हम कोई लॉन्ग रूट से जाना पसंद नहीं करते हैं. इसमें क्षार एक ऐसा ही मार्ग बताया है आयुर्वेद में कि जो शॉर्टकट भी है, लेकिन जो जिसके रास्ते में खड्डे भी बहुत है, डिस्टर्ब भी बहुत है. ठीक है. क्षार एक ऐसी चीज है कि जिसमें प्री, ओटी एंड पोस्ट केयर मैनेजमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. देखिए, प्रोसीजर करना, क्षार एप्लीकेशन करना, इट्स नॉट टू मच डिफिकल्ट टास्क, व्हाट आई पर्सनली फील. लेकिन प्री एंड पोस्ट केयर मैनेजमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर व्यक्ति जितने होती है उतनी ही प्रकृतियाँ होती है. हर व्यक्ति की प्रकृति ये अलग अलग होती है, और क्षार एप्लीकेशन के बाद में और बिफोर एंड आफ्टर हर एक की कंप्लेंट्स अलग अलग होती है. हर एक को वो मेडिसिन या वॉट एवर यू हैव सजेस्टेड विल नॉट सूट. सो बिफोर प्रिपरेशन, बिफोर डूइंग ओटी और डूइंग प्रोसीजर, प्री रिक्विजिट हमको क्या क्या करना इम्पोर्टेंट है. आजकल के ज़माने में एक तो पहले तो हमको डायग्नोसिस हमारा परफेक्ट होना चाहिए. this disease, it whether it will be internal piles, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, वॉट एवर. उसी के साथ में फिजिकल फिटनेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रोल. फॉर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ये हम सबको लेना इम्पॉर्टेंट है. फिजिकल फिटनेस हम नहीं ले सकते हैं. वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ फिजिशियंस और एनेस्थेटिक फॉर द फिटनेस. उनका फिटनेस आने के बाद में द ब्लड रूटीन टेस्ट, उसी के साथ में फिटनेस आने के बाद में आपको योर पेशेंट विल बी रेडी. इफ नॉर्मल पेशेंट है, उसको कोई दूसरा बीमारी नहीं है, लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और एंटीकोएगुलेंट कोई चालू नहीं है, तो नो प्रॉब्लम. सो दैट पेशेंट इज रेडी फॉर योर ट्रीटमेंट. पेशेंट जब भी रेडी हो जाए तो ऑल मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको पहले वो कंप्लीट करनी है. देन यू हैव टू टेक दी पेशेंट फॉर दी ओटी. ठीक है, लाइक कंसेंट फॉर्म, देन आपका रिलेटिव का सिग्नेचर, उसका डॉक्यूमेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू प्रिपेयर इट. ओटी में जब भी आपको लेना है तो यू हैव टू, बिफोर दैट यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट अबाउट द एनेस्थेशिया. आप किस एनेस्थेशिया में कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहता है. यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स टू द पेशेंट्स. अगर आप लोकल एनेस्थेशिया में कर रहे हैं तो दैट इज़ गुड आपको, बट कीप एनेस्थेटिक स्टैंड बाय इन योर ओटी, that is medico legal. So you have to take care of all those aspect. and उसके बाद में ओटी में पेशेंट को लेना है. जब भी हम एनेस्थेशिया के अंडर पेशेंट को करते हैं, ओटी करते हैं, तो शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि हमको पेशेंट का मन कैसे अच्छी तरह से डाइवर्ट करना है. उसका मन जो है हमको प्रसन्न रखना है. दैट ऑल टेक्निक्स आर गिवन इन आवर टेक्स्ट. अगर हम उसमें से 50% भी फॉलो करते हैं तो वी आर सक्सेड.
तो ऐसे ही उसमें कुछ मंत्रोच्चारण है, पेशेंट को सांत्वना देनी इम्पोर्टेंट होती है। ये सब करने के बाद में अपने को ओटी की तैयारी करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। Before taking in OT, we have to check all the instruments or all the required things, like start from the your kshara, then your all instruments, then your न्यूट्रलाइजिंग एजेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि क्षार लगाते हैं और ओटी में सिस्टर या परिचारिका से नींबू सरस या बटर मिल्क लाना मिस हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में देर आर नॉट पॉसिबिलिटीज। अगर आपके क्लिनिक में अगर वो अवेलेबल है तभी आपको मिल सकता है, अदरवाइज आप यू कैन यूज एनी आम्ल द्रव्य। तो ये सब आपको केयर लेनी इम्पॉर्टेंट है। ये होने के बाद में जब भी आपकी ओटी हो जाए, ट्रीटमेंट हो जाए, तो तुरंत ही पेशेंट को ओटी से बाहर नहीं लाना है। एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स इफ़ ही इज़ अंडर लोकल एनेस्थेसिया, टेक रेस्ट, ओके। उसके बाद में उसको बाहर आप ला सकते हैं। बहुत सारे लोग ओटी के बिफोर उसको एनिमा देते हैं और कोई लैक्सेटिव प्रेफर करते हैं। इट्स सर्जन चॉइस कि उनको क्या प्रेफर करना है हर एक को, कि वेदर ही इज़ कंफर्टेबल विद एनिमा और लैक्सेटिव्स, वॉट एवर, इट्स हिज चॉइस, ही कैन गिव एनीथिंग। जनरली हम तो किसी को एनिमा वगैरह प्रेफर नहीं करते हैं। आफ्टर द ओटी पेशेंट को बर्निंग, पेन या ओजिंग ये सिम्टम्स रहते हैं, बहुत सारे पेशेंट को ये रहते हैं। सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द पोस्ट केयर मैनेजमेंट। पोस्ट केयर मैनेजमेंट में हमको 3 से 5 दिन तक या 1 डे एटलीस्ट सम एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लामेटरी ये बहुत देना ज़रूरी होता है। एंड एज पर दिस दोषाज कि वी कैन यूज़ आवर आयुर्वेदा मेडिसिन ऑल्सो फॉर द 5 to 10 days। पाइल मास जो रहता है, जो क्षार एप्लीकेशन के बाद में हम उसका सिस्टम भी पता कर लेंगे कि हाउ क्षार वर्क्स। आई थिंक बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन रहता है कि हाउ क्षार वर्क्स। क्षार इज अ कॉस्टिक इन नेचर। तो ये जब भी हम अप्लाई करते हैं ऑन द पाइल मास, सो पाइल मास बिकम नेक्रोस्ड, वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस के बाद में इट बिकम्स इट इज स्लफिंग आउट, इट स्लफ आउट। दिस स्लफ में हैपन अबाउट 7 days to 15 days। कुछ पेशेंट्स में अप टू 20 to 21 days भी रहता है। इट स्लफ्स आउट, देन इट fibrosis took place and it becomes a completely dry। So this is the simple procedure of क्षार, how क्षार works। उसके बाद में जो केयर होती है पोस्ट केयर, इसमें हमने बहुत सारे मेडिसिन देखे हैं। हमको डे बाय डे एटलीस्ट 2 to 3 days या 5 days के बाद में पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाना है पोस्ट केयर मैनेजमेंट में। और जो अकॉर्डिंगली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट 5 days व्हाट विल हैपन, बर्निंग एंड पेन एंड इन्फ्लामेशन विल बी देयर। सो अकॉर्डिंग टू वी हैव टू ट्रीट एंड गिव द मेडिसिन। द नेक्स्ट 5 days क्या होता है कि बर्निंग कम हो जाती है बट ऊजिंग रहता है, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू चेंज द मेडिकेशन। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन रहता है, फॉर द कॉन्स्टिपेशन वी कैन यूज लाइक castor oil is our good medicine, then Trivruta Leha, even Chyawanprash, Isabgol, then with modern medicines like Dufalac, Cremafin, paraffin we can use, a lot of medicines we can use for the post management। ऐसे ही हमको accordingly post management भी करनी है कि जिससे पेशेंट को कम से कम तकलीफ होती है एंड पेशेंट विल बी हैप्पी। अगर पेशेंट हैप्पी हो तो ही विल गिव मैसेज टू अदर्स, अरे यार क्षार कर्म इज गुड, थोड़ी दिन के लिए तकलीफ होती है but it's a good than surgery, and it's post care management is also easy and we can start our daily routine very quickly। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि प्रिकॉशन क्या लेना है पूर्व कर्म में और उसके कॉम्प्लिकेशन को कैसे प्रिवेंट करना है। सर पर यहाँ पे क्वेश्चन आपने बोला कि हर पेशेंट का प्रकृति अलग होता है। डॉक्टर अपने साइड से पूरा रेडी रहता है कि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, पर फिर भी पूरा रेडी होने के बावजूद भी पोस्ट ऑफ पश्चात कर्म में पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन आता ही है किसी किसी को, डॉक्टर को पूरा रेडी होने के बावजूद भी। तो उस कॉम्प्लिकेशन को टैकल कैसे करना है, तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो। It's a very difficult question
एक्चुअली कैसा होता है कि जो पोस्ट केयर मैनेजमेंट होती है वो हमको बहुत कुछ सिखाती है। और पोस्ट केयर मैनेजमेंट अलग, हर एक की अलग अलग होती है, बट वन देयर इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ठीक है। अ, जो मैंने आपको पहले ही बोला है कि क्षार कर्म इट्स अ शॉर्टकट बट लॉन्ग कट। ये ऐसा रास्ता है कि आप इस पे अगर चलने लगे तो आपको डिफ़िकल्टीज तो आने वाली है। अगर आप ये डिफ़िकल्टीज़ को टैकल कर सकते हैं तो आप उसमें मास्टर ज़रूर बन जाएंगे। ठीक है। क्षार के बाद में ज़्यादातर लोगों को ना विल सी द सिम्टम वाइज द मेडिसिन पोस्ट केयर मैनेजमेंट में। जनरली क्षार कर्म के बाद में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, शास्त्र में भी बहुत अच्छी तरह से दिया है। क्षार कर्म के बाद में यूरिन और विनमूत्र अवरोध होता है यूरिन और स्टूल के लिए। दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय अष्टांग हृदय वेरी वेल। उसके बाद में पेशेंट को मूर्छा आ सकती है। ठीक है, संज्ञाहरण हो सकता है, इज अप टू द मृत्यु। ये भी लक्षण अगर अतिदग्ध हुआ, रॉन्ग जगह पे हुआ और अतिदग्ध हुआ क्षार कर्म, तो अप टू हियर वी कैन सी दीज आर द मेजर कॉम्प्लिकेशंस। इसी के साथ में अगर इन प्रॉपर तरीके से या अच्छी तरह से क्षार कर्म नहीं होता है, गलत जगह पे क्षार एप्लीकेशन होता है, तो अष्टांग हृदय जी ने बहुत ही अच्छी तरह से मेंशन किया है पेशेंट को शोथ शोफ सुई चुभन जैसी वेदना और जलन ये लाइफ लॉन्ग रहता है। बहुत ही अच्छा वाक्य दिया है। हम हमेशा सोचते हैं कि क्षार के बाद में बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ होती है, क्षार कर्म के बाद में पेशेंट बहुत चिल्लाता है, बोलता है कि जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, ऊजिंग हो रहा है, वगैरह वगैरह, प्रिकिंग हो रहा है। या क्षार कर्म के बाद में 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक भी कुछ कुछ लोगों को ये कंप्लेंट्स होती है। So, my dear friends, these complaints are not because of the kshara, but utilization of improper kshara to the patient. These are the fruit of that. ठीक है, ये उसी का फल है जिस वैद्य ने अगर उसको गलत तरीके से लगाया है, इम्प्रॉपर तरीके से लगाया है, अति मात्रा में लगाया है, ये उसका फ्रूट है। ये ध्यान में रखिए। शास्त्र में ऐसा कोई कुछ नहीं है कि अगर हम अच्छी तरह से करें तो उसका रिजल्ट कुछ अलग ही आ जाए, ऐसा नहीं है। अगर हमने अच्छी तरह से कुछ भी किया है शास्त्र में, शास्त्र के अनुसार, तो उसके फ्रूट हमको वही मिलते हैं जो आचार्य जी ने बताए हैं। जनरली क्षार कर्म के बाद में पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील होता है। वहाँ पे कुछ तो जलन हो रही है, इवन एनेस्थेशिया, इफ इट इज़ अ लोकल एनेस्थेशिया, तो वहाँ पे हेवीनेस महसूस होता है। तो उसको तुरंत ही आप यष्टि मधुघृत और शतावरी घृत्य का एक एनिमा दे दीजिए 10 ml और 20 ml का, सो दैट हेवीनेस विल रिड्यूस इमीडिएटली। आफ्टर द एनेस्थेशिया जब भी उतरता है तो उसको थोड़ा सा जलन होने लगता है, जलन होने लगता है और उसको दर्द भी होने लगता है। ठीक है, तो जैसा ही उसको जलन होने लगे या दर्द होने लगे तो यू एडवाइस एनी प्लेन घृत, यष्टि मधु घृत फॉर कीपिंग द पीछू, उसको पीछू रखने के लिए बोल दीजिए। एंड यू स्टार्ट मेडिसिन इमीडिएटली आफ्टर द 6 आवर ऑफ द प्रोसीजर। ठीक है, डिपेंड्स, एंटीबायोटिक का इतना रोल नहीं रहता है, इट्स अ चॉइस ऑफ यूअर्स। बट इसके बाद में तुरंत ही आपको 6 घंटे के बाद में जलन और दर्द हो रहा है तो यू कैन स्टार्ट अविपत्ति चूर्ण, नियर अबाउट 2 to 3 teaspoon we have to give. Then द्राक्षासव, उशिरासव, चंदनासव, with that गंधक रसायन एंड त्रिफला गुगुड़, ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट होता है। इसी के साथ में यू हैव टू स्टार्ट नागकेशर चूर्ण, यष्टि मधु चूर्ण, शतावरी चूर्ण। इन तीनों में से आप कोई भी चूर्ण स्टार्ट कर सकते हैं विथ मिल्क और विथ हनी, नॉट हनी, विथ घृतम या नवनीत के साथ में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू गिव द लैक्सेटिव। लैक्सेटिव प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द पेन, बिकॉज वहाँ पे वात का प्रिडोमिनेंसी हो जाता है, वात बढ़ जाता है, उसके लिए पेशेंट का दर्द बढ़ता है, तो वी हैव टू रिड्यूस द वात ऑल्सो। सो बेस्ट चॉइस इज एनी कॉम्बिनेशन और एनी प्रिपरेशन ऑफ एरंड तेल you can utilize for around 10 to 15 ml up to 20 ml, depends on the nature of the patient प्रकृति। इसी के साथ में अगर वहाँ पे पूजिंग हो रहा है, थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप
बोलबद्ध रस या नागकेशर या लोध्र चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशेंट को दर्द अगर महसूस ज़्यादा हो रहा है तो जनरली 500 मिलीग्राम ऑफ त्रिफला गुगुड़ और प्लेन गुगुड़ वी कैन गिव इट। उसी के साथ में अगर पेन ज़्यादा है तो आई एडवाइज गुगुड़, प्लेन गुगुड़, शुद्ध गुगुड़ अराउंड 1 ग्राम पर डे। ये मात्रा दी जाए तो पेशेंट की वेदनाएं और शोथ कम होने में तुरंत मदद होती है। पेशेंट से 5 to 7 डेज थोड़ा सा थिक ब्लड जा रहा है या ब्लीडिंग हो रहा है, ऊजिंग हो रहा है, ऐसी कंप्लेंट करता है। अगर ऊजिंग ज़्यादा है, ब्लीडिंग है, तो यू गिव दैट स्लफ इज नेक्रोस टिश्यू इज स्लफिंग आउट। सो उस टाइम पे आपको गंधक रसायन की मात्रा अच्छी तरह से यूटिलाइज करनी चाहिए। देखिए, अगर आप जो क्वांटिटी मेडिसिन यूज़ नहीं करते, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों भी, तो पेशेंट को रिजल्ट नहीं आता है। तो गंधक रसायन अच्छी तरह से यूटिलाइज कीजिए। एटलीस्ट 250 ग्राम टू मिलीग्राम टू 500 मिलीग्राम उसको एक टाइम पे जाना अच्छा रहता है। उसी के साथ में आप अभिपत्ति चूर्ण दे दें और बोलबद्ध रस चालू रखें। उससे क्या होगा कि जो स्लफ आउट हो रहा है, जो नेक्रोस टिश्यू जा रहा है, उससे इन्फेक्शन के चांसेस भी रहेगा, नहीं रहेगा, देन उसका स्मेल भी जो आता है, थोड़ा सा फाउल स्मेल आता है, दैट विल ऑल्सो गो। पेशेंट को आफ्टर लैट्रिन तुरंत ही आपको एडवाइस करना है कि आपको 10 to 15 मिनट्स गुनगुने पानी में बैठना है। दैट इज सीस बाथ इज वेरी कंपलसरी। सीस बाथ आप दशमूल क्वाथ में दे सकते हैं, अदरवाइज हरिद्रा एंड निम्ब चूर्ण के क्वाथ में भी दे सकते हैं, और त्रिफला चूर्ण के कषाय रस मतलब क्वाथ में भी आप उसको सीस बाथ एडवाइस कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स सीस बाथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे स्वेलिंग कम, मसल्स जो होते हैं वो तुरंत रिलैक्स होते हैं और आपको राहत, मतलब पेशेंट को राहत मिलती है। उसके साथ में पेशेंट जब भी कंप्लेंट करता है आफ्टर 5 डेज कि अगर सर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो यू हैव टू चेक आउट कि अगर पेशेंट डाइट अच्छी तरह से ले रहा है या नहीं ले रहा है। बहुत सारे पेशेंट हमको बोलते हैं कि सर वी आर टेकिंग द मेडिसिन एंड टेकिंग द डाइट एज गिवन बाय यू, लेकिन वो ऐसा फॉलोअप नहीं होता है। तो वी हैव टू चेक ऑल्सो। एडवाइज ऑल द पेशेंट्स टू टेक घी इन गुड क्वांटिटी। जनरली मिल्क के साथ में रोज रात को एटलीस्ट 2 से 4 चम्मच घी लेने के लिए तो बोल दीजिए, इससे मोशन सॉफ्ट हो जाएगा, उसकी अग्नि जो है वो शांत होने में मदद हो जाती है, जो जलन होती है, दर्द होता है, देन जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो भी कम होने में तुरंत मदद हो जाती है। इसी के साथ में बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बट दैट कैन बी टैकल, दैट इज दोज आर द सिम्टोमेटिक वन। इसमें इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि पेशेंट को अच्छी तरह से समझ लो और उसको अच्छी तरह से आप काउंसलिंग करो। दैट ऑल्सो प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया रिगार्डिंग क्षार कर्म, उसके लिए थैंक यू सो मच। पर मेरा आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है जो मेरे बहुत सारे फ्रेंड पूछे कि जिनका यूजी कंप्लीट हो गया, अभी वो पीजी नहीं कर रहे हैं और उनको क्षार कर्म क्षार सूत्र सीखना है, और कि कैसे सीखना है वो मतलब आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। कई बार मुझसे पूछे कि सर से पूछो, तो आज शायद अच्छा चांस मेरे फ्रेंड के लिए भी है। आप लाइव हो तो बहुत सारे लोग भी आपको देख रहे हैं जिनको क्षार कर्म क्षार सूत्र सीखना है, इंटरेस्ट है, तो आपके आपके साथ कैसे जुड़े हो, तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा गाइड करो। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है सर आपसे। देखिए, क्षार कर्म और क्षार सूत्र, इसके बारे में हम सीखते तो हैं, थेरोटिकल तो सीखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत कम जगह पे ये किया जाता है। अबाउट द क्षार कर्म एंड क्षार सूत्र, we are having the fellowship courses and certificate courses. We are affiliated to Jivaji University Gwalior. So along with the Jivaji University, we are doing these certificate and fellowship courses for 1 month and 6 months. Whoever are interested, they can contact us or they can contact directly to Jivaji University, जिसमें आपको एक थेरोटिकल नॉलेज कम्प्लीटली दिया जाएगा अबाउट दी ऑल एनोरेक्टल डिसीजेस एंड क्षार कर्म क्षार सूत्र। देन प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसी के साथ में आफ्टर द एकेडमिक
आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पूना, मुंबई और अलग अलग जगह पे दिया जाएगा अंडर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्टर्स, जिसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक इट्स अ स्टेप्स, जिसमें आपको हैंड्स ऑन तैयार भी किया जाएगा. These are the fellowship and university affiliated fellowship and certificate courses. You can join anytime. Next मतलब month में उसका advertise भी आ जाएगा. So you can contact and you can join for the certificate courses and fellowship courses. Thank you. आज तक हमने 7 days series में about the anorectal diseases, then क्षार कर्म, क्षार सूत्र, इसके बारे में हमने देखा है, सुना है, समझा है. ठीक है. Almost major diseases we have covered, and today we have seen the post care for the क्षार कर्म and क्षार सूत्र. जो क्षार सूत्र के लिए होते हैं, पोस्ट क्षार कर्म के लिए वही केयर क्षार सूत्र के लिए भी होते हैं, बट क्षार सूत्र is very less used in piles. It is majorly used for this one, fistula in ano. तो उसके बारे में शायद हम नेक्स्ट टाइम एक ज़रूर इसके साथ में, निरोग के साथ में एक ज़रूर अच्छा खासा एक लेक्चर अरेंज करेंगे, जिसमें हम क्षार सूत्र हाउ टू अप्लाई एंड ऑल उसके बारे में भी सीखेंगे और पोस्ट केयर मैनेजमेंट भी ज़रूर सीखेंगे. अगर आपको क्षार सूत्र, क्षार कर्म के बारे में और भी कुछ भी डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट, यू कैन चैट. आप, मेरा नंबर तो आपके पास है. थैंक यू वेरी मच. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू निरोग स्ट्रीट, Dr. Pooja madam, then Ram sir and all their team taking the efforts for the Ayurveda. Thank you.